ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज डिस्कस करूंगी पीपीएस, है ना, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। 2019 में यूनिवर्सिटी में आपको सवाल पूछा गया था। इस सवाल को मैं दो पार्ट में करूंगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूज ऑफ परसेंट टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंट टाइप वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। इसमें नहीं स्पेस बन पा रहा है, और ये प्री प्रोसेसर को मैं इसमें करती हूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी। देखिए, प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो कहता है प्री प्रोसेसर जो है ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसका काम क्या होता है, सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन ये प्रोसेस करता है, नहीं क्या, है ना। और ये कब प्रोसेस करता है, आपका किसको प्रोसेस करता है। सबसे पहले तो सवाल उठता है प्रोसेस करना, किसको प्रोसेस करना, सोर्स कोड को। अब सवाल उठता है ये सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड वही है जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे सी में चाहे C++ में, है ना। तो अगर आप सी में लिख रहे हैं तो सी का सोर्स कोड होगा, C++ में लिख रहे हैं C++ का सोर्स कोड होगा। दोनों में प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर तो चाहिए। एंड बिफोर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन क्या होता है, जो आपके लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। कंपाइलर का काम क्या है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना। तो ये जो सोर्स कोड आप लिखते हैं, इसको कंपाइलेशन से पहले जो प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। अच्छा, सवाल उठता है कि सारे प्रोग्राम को प्री प्रोसेसर प्रोसेस करेगा? नहीं साहब, सवाल बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये किसको करेगा, तो ये उस स्टेटमेंट को करेगा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से शुरू होता है। कैसे पहचानेंगे कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑपरेटर होता है, हैश ऑपरेटर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर हैश ऑपरेटर से पहचानता है। जो भी चीज़ें आप हैश ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं वो सब का सब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना। उसको प्री प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करेगा। अब इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फाइन, वन इज कॉल्ड मैक्रोज, दूसरा सेकंड है फाइल इंक्लूजन, तीसरा कंडीशनल, और चौथा अदर डायरेक्टिव्स। ओके, तो एक एक करके हम लोग तीनों को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज क्या है, आपको मैक्रो। मैक्रो जो कीवर्ड है, इसमें जो प्री प्रोसेसर आते हैं उसको हैश डिफाइन कीवर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं। मैंने क्या बोला, हैश डिफाइन इज द कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड यू डिफाइन मैक्रो। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैश डिफाइन के बाद एक स्पेस देना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी मैक्रो आप डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम लिखिए और उसकी ये वैल्यू लिखिए। ये कहलाता है एक्सपेंशन, ठीक ना, ये वैल्यू है मैक्रो की। अब आप कहिएगा कि मैम मैक्रो हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैक्रो यूज करना कई जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सुविधाजनक भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वैल्यू कई जगहों पे आपको यूज करना है, ठीक है। आपने 1000 लाइन का कोड आपने प्रोग्राम लिखा और उसमें सपोज दैट कि कुछ वैल्यू, लेट सपोज यही लिमिट है, लिमिट जो एक वैल्यू है ये 50 टाइम्स आपने प्रोग्राम में यूज किया है। फाइन, अब ये इसकी वैल्यू आपने 10 असाइन किया है। भी हो सकता है बाद में आपको प्रोग्राम में पता चले कि नहीं साहब 10 इज़ नॉट वेरी गुड वैल्यू, देयर शुड बी 15। अच्छा, अब 15 आपको लाना है, तो आप 50 टाइम्स 15 को चेंज करना पसंद करेंगे क्या? आपका जवाब होगा नहीं मैम, इसमें मैनुअल मिस्टेक की बड़ी संभावना होगी, है ना। तो हम उस मैनुअल मिस्टेक में हो सकता है 50 में 45 टाइम्स आपने करेक्ट कर दिया और 5 टाइम्स आपको मिला नहीं, जो भी है नज़र से ओझल हो गया, है ना। तो 5 टाइम्स यू आर अनेबल टू डू करेक्ट इट, राइट। तो उस परिस्थिति में आप क्या, आपको हेल्प कौन करता है, मैक्रो करता है। कैसे करता है, तो एक बार जहां आपने डिफाइन कर दिया मैक्रो को, फाइन, अभी इस डेफिनेशन को आप अगर आपको चेंज करना पड़ा तो आप बस ये एक लाइन को चेंज करेंगे, होल प्रोग्राम में ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैनुअल मिस्टेक होने का कोई संभावना नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितना पावरफुल चीज़ है मैक्रो, है ना। आप इसको नहीं भी यूज करेंगे तो प्रोग्राम विल रन, बट ये आपके प्रोग्राम को काफ़ी आसान कर देता है ना। अगर कोई तरह का चेंजेस करना हो, बाकी काम तो प्री प्रोसेसर का है। अब जैसे कैसे प्री प्रोसेसर का है, तो एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए इंटीजर मेन एक फंक्शन बनाया और इसमें मैंने फॉर लूप लगाया है आई। अब आप कहिएगा मैम आई को डिक्लेयर नहीं किया है आपने, तो कर लीजिए प्लीज़, है ना। यहाँ पर इंट आई लिख लीजिए आप लोग,
ठीक है। और ये सी प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, भले ही आप सेम लाइन में लिखें। ये तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग अलग अलग लाइन में लिखते हैं, अच्छा लगता है प्रोग्राम। बाकी ये भी करेक्ट है, मेरे पास जगह की कमी है, आप अपने कॉपी में एक एक लाइन करके लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर लूप चला है आई लेस देन लिमिट आई प्लस प्लस, तो आपको पता है फॉर लूप में पहले आई 0 होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब प्रोसेसर का काम क्या होगा, तो ये प्रोग्राम को कंपाइलेशन में देने से पहले लिमिट को रिप्लेस किससे कर देगा, 10 से। दिस इज द टास्क ऑफ प्री प्रोसेसर, गेटिंग माई पॉइंट। यही टास्क है, यही काम है आपके प्री प्रोसेसर का। और उसके बाद कंपाइलर को यहाँ पर लिमिट के बजाय क्या दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ लिमिट आप पूरे प्रोग्राम में यूज किए होंगे, प्री प्रोसेसर उसको कंपाइलेशन से पहले 10 से रिप्लेस कर देता है। तो अगर आपने एक बार इसको चेंज किया है, एक जगह अगर आपने 50 जगह भी यूज किया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप यहाँ चेंज करेंगे, वो प्री प्रोसेसर का टास्क है कि वो सब जगह चेंज करे, ठीक है ना। तो यहाँ मैनुअल मिस्टेक का संभावना नहीं रहता है। उसके बाद प्रिंटिफाई किया हमने, तो एज यूजुअल ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ होता, तो 0 to 9 तक प्रिंट कर देता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लूपिंग में कोई दिक्कत है तो उसके लिए अलग से वीडियो है, और अगर आप कहेंगे तो मैं और भी बना दूंगी, ठीक है। बट इसका यही काम है, ठीक है। अभी हम फोकस कर रहे हैं मैक्रो पर। दूसरा मैक्रो जो है, देखिए मैक्रो दो तरह का होता है। ये तो जो एग्जाम्पल था आपके मैक्रो का, ये इसको कहते हैं हम लोग विदाउट पैरामीटर, क्योंकि हमने मैक्रो में यहाँ जो लिमिट है, ये जो मैक्रो है इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया है, पर मैक्रो को आप पैरामीटराइज भी बना सकते हैं, मतलब फंक्शन की तरह इसमें भी पैरामीटर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ हैश डिफाइन लिखा और एरिया लिखा मैंने, अब इसमें 2 पैरामीटर एल और बी दिया, और इसका डेफिनेशन क्या है, एल स्टार बी। मतलब जहाँ जहाँ प्रोग्राम में एरिया कॉमा एरिया के ब्रैकेट में आप क्या यूज करेंगे, 2 पैरामीटर यूज करेंगे, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एल इंटू बी विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर, राइट। जैसे यहाँ आप प्रोग्राम बनाए हैं, मेन इंटीजर एल 5 है, बी 3 है, ठीक है, और एरिया एक वेरिएबल है। अब इसमें एरिया ऑफ एल कॉमा बी आप लिखे, तो कंप्यूटर को एल कॉमा बी की जगह क्या दिखेगा, 5 और 3 दिखेगा, ठीक। अब ये एल कॉमा बी एरिया किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये माइक्रो एक्सपेंशन इसको कहा जाता है, ठीक ना। एल इंटू बी यानी 5 इंटू 3, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। हालांकि मैंने एरिया को प्रिंट नहीं किया, बट इफ यू विल प्रिंट एरिया देन व्हाट यू विल गेट 15। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो विथ पैरामीटर। तो आपको मैंने एक टाइप का मैक्रो बताया। मैक्रो हमेशा किससे आप याद रखोगे, हैश डिफाइंड कीवर्ड से, ठीक ना। ये विदाउट पैरामीटर भी होता है और विथ पैरामीटर भी होता है। नाउ इट इज क्लियर। अब आइए सेकंड में। सेकंड भी बहुत आसान है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, फाइल इंक्लूजन। अब देखिए ये तो आप हमेशा प्रोग्राम में यूज करते हैं, चाहे सी हो या C++ हो, दैट डज नॉट मैटर, हैश इंक्लूड फाइल नेम। अब यहाँ फाइल चूंकि 2 तरह का होता है, फंक्शन है ना, फाइल में क्या डालते हैं आप, फंक्शन डालते हैं। फंक्शन 2 किस्म का होता है, एक जो यूजर डिफाइंड होता है और दूसरा आप सिस्टम डिफाइंड बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड फाइल जो आपके कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन करके रख दिया गया है एंड यू आर यूजिंग डायरेक्टली, ओके। तो दोनों तरह के फाइल को आप इंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो कीवर्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड कीवर्ड। मैक्रो में क्या यूज कर रहे थे आप, डिफाइन कीवर्ड। फाइल इंक्लूजन में क्या यूज कर रहे हैं आप, इंक्लूड। अब यहाँ देखिए अगर आप एंगल ब्रैकेट देते हैं, इसका मतलब है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि प्री प्रोसेसर को बता रहे हैं, सॉरी नॉट कंपाइलर का ये कंसर्न नहीं है, ये प्री प्रोसेसर को आप बता रहे हैं कि ये जो फाइल है ये स्टैंडर्ड पाथ जो डिफाइन है वहाँ जाके सर्च करो, ये प्री डिफाइंड फाइल है, फाइन। तो ये वहीं से जाएगा और इसको सर्च कर लेगा, फाइन। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो अपना यूजर डिफाइंड फाइल भी बना सकते हैं और उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक फाइल आप बनाए हैं तो उस फाइल को सिंगल प्रोग्राम में ही आप यूज कीजिए, नहीं। आप एक प्रोग्राम में फाइल को बना लिया, आप किसी भी प्रोग्राम में आप विद द हेल्प ऑफ मैक्रो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर याद रहे यूजर डिफाइंड फाइल होगा तो यहाँ एंगल ब्रैकेट नहीं देना है, आपको सिंगल कोट में फाइल का नाम लिखना है। नाउ इट इज़ क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या याद रहा कि फाइल इंक्लूजन 2 किस्म का होगा, एक यूजर डिफाइंड
फंक्शन के लिए और दूसरा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के लिए। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन में एंगल ब्रैकेट आप दीजिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन में डबल कोट में लिखिएगा। क्लियर? इससे आपके प्री प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि साहब जो ये सिस्टम डिफाइंड है वो स्पेसिफाइड पाथ में ही जाके देखो, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको आप पाथ अदर डायरेक्टरीज में भी उसको सर्च करा जाएगा। ठीक ना? अब ये आप समझिए इस बात को कि इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक फंक्शन हमने एक प्रोग्राम में बना लिया, अब अगर वही सेम फंक्शन दूसरे प्रोग्राम में हमको चाहिए तो ये मैक्रो मेरा हेल्प करेगा। तो देख रहे हैं ना आप कितना पावरफुल मैक्रो है। जब आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है तो ये सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्या है? कंडीशनल कंपाइलेशन। थोड़ा बहुत तो आइडिया आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का होगा ही कि कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है दैट बेस्ड ऑन कंडीशन, वो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा ये बात डिपेंड करता है कंडीशन पर। उसी तरीके से कंडीशनल कंपाइलेशन जो मैक्रो है ये हम मैक्रो का डेफिनेशन कंडीशनल है। ठीक ना? मतलब जैसे इसको किया जाता है इफ डिफाइंड कीवर्ड, IFDEF हैश तो सब में देना है, क्योंकि मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सबका सब टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर ही है, सो हैश तो सब में रहेगा। इफ़ डिफाइंड मैक्रो नेम, और इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट डिफाइन करना है वो डिफाइन कीजिए और एंड एफ कर दीजिए। मतलब अगर ये मैक्रो डिफाइंड है, ठीक ना, तो ये पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट जो भी इसके अंदर लिखा गया है, जहाँ जहाँ पर ये मैक्रो आपने प्रोग्राम में यूज किया होगा उस जगह पे ये स्टेटमेंट आपका क्या करेगा? एग्जीक्यूट होगा। ठीक ना? वहां पर बार बार वो सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप कहिएगा मैम फिर इसका क्या फायदा? तो सेम फायदा, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट ऑफ कोड जो कि कभी बाद में चेंज हो सकता है, ठीक ना, तो उसको और बार बार यूज हो रहा है, तो आप बार बार लिखने के बजाय आप क्या करिएगा? उसको एक मैक्रो डिफाइन कर दीजिएगा और उसी के अंदर सारे डेफिनेशन को लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट को, और जहां जहां उसको एग्जीक्यूट करना है उस जगह पर उस मैक्रो का सिर्फ नाम लिखना है। बाकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम, प्री प्रोसेसर का काम होगा कि उसको क्या करे, वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो भी इसमें डिफाइन किया है उससे वो रिप्लेस कर दे। और अगर कभी कुछ चेंज भी करना पड़ा तो सिर्फ एक जगह आप चेंज करेंगे, पूरे प्रोग्राम में सब जगह वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर? उसी तरीके से अदर डायरेक्टिव, लास्ट वन, ठीक है ना, तो लास्ट वन अदर डायरेक्टिव में क्या क्या आता है? जैसे अनडिफाइंड आता है, जैसे प्राग्मा आता है। तो दोनों को मैं अच्छे समझा देती हूँ। देखिए अनडिफाइंड जो है ये बिल्कुल जैसे डिफाइंड में मैक्रो को आपने डिफाइन किया और अनडिफाइंड अगर कोई मैक्रो कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट कर दिया, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक ना? तो उसी तरीके से प्राग्मा, अगर कोई प्राग्मा है तो बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है इसको समझिए। देखिए आपने हमेशा पढ़ा है, चाहे वो लैंग्वेज सी हो या C++ हो, सारे लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, सब में आपने पढ़ा है कि साहब प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा और मेन में ही ख़त्म हो गया, यानी मेन से पहले कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, मेन के बाद कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। बट प्राग्मा गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू रन एनी फंक्शन बिफोर मेन एंड आफ्टर मेन। आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्राग्मा की मदद से, मेन से पहले भी किसी फंक्शन को और मेन के बाद भी किसी फंक्शन को। है ना कमाल की बात? तो यहाँ पर देखिए, अगर मेन से पहले आपको किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए प्राग्मा स्टार्टअप माइक्रो यूज करेंगे, और मेन के बाद अगर एग्जीक्यूट करना है तो प्राग्मा एग्जिट करेंगे। एग्जाम्पल भी लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ देखिए F1 एक फंक्शन मैंने बनाया है, इसके डेफिनेशन में इनसाइड F1 आपको समझाने के लिए लिख दिया है। उसी तरह F2 एक फंक्शन बनाया और इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करते हैं फंक्शन को, है ना, और इसमें प्रिंट अप किया इनसाइड F2, और इसके बाद मेन बनाया, मेन में F1 लिखा है, F2 लिखा है और प्रिंट अप इनसाइड मेन लिखा है। अगर प्राग्मा नहीं होता तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करता है? F1 को, फिर किसको करता है? F2 को, और फिर किसको करता है? इस स्टेटमेंट को। लेकिन चूंकि F1 F2 के लिए हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, F1 के साथ हमने डिफाइन कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, हाँ यहाँ ठीक तो है, हैज़ प्राग्मा स्टार्टअप F1 और हैज़ प्राग्मा एग्जिट F2। ये दोनों लाइन लिखने का मतलब क्या हो गया कि हमने कहा है कि F1 विल एग्जीक्यूट बिफोर मेन एंड F2 विल एग्जीक्यूट आफ्टर मेन। सो फाइनली व्हाट विल कम इनटू आउटपुट? आउटपुट में आपको क्या आएगा? आउटपुट में आपको आएगा, चूंकि ये पहले F1 को एग्जीक्यूट करेगा तो इनसाइड F1 पहले आएगा, और फिर मेन को करेगा तो इनसाइड मेन लिखा हुआ आएगा, और लास्ट में
F2 को करेगा तो ये इनसाइड F2 लिखा हुआ आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्रो, दिस इज ऑल अबाउट योर प्री प्रोसेसर। तो इतना अगर आप लिख देंगे पूरा का पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलेगा इसमें, क्योंकि मैंने हर एक बात के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल पुट ऑन किया है। जो कुछ भी हमने लिखा है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं फिर अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।